सभी डिज़ी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में समझाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी इसके लिए रिक्वेस्ट किया था मेरे से डिज़ाइन पैटर्न के बारे में समझाने के लिए। और बहुत सी ऐसी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी जिसमें उनको यूएमएल या फिर वो ऐसे क्वेश्चन पूछते थे मेरे से कि कभी भी आप कोडिंग करना चाहते हैं तो मेरे पास एक आर्किटेक्ट का ऑलरेडी एक सोल्यूशन दिया होता है जो कि डिज़ाइन पैटर्न्स को फॉलो करके बना होता है। इवन दो अगर मैं कोई वेब एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो वहाँ पे ऐसे टर्म सुनने में आते हैं कि आपका एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न मस्ट है फॉलो करना। और कुछ लोग कभी कभी ऐसे बात करते हैं कि गैंग्स ऑफ 4 डिज़ाइन पैटर्न्स भी होते हैं, तो उसमें मेरे को 26 डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में पता लगता है, तो क्या मुझे ये सब पढ़ने ज़रूरी है? तो आज हम समझेंगे डिज़ाइन पैटर्न्स के इंपॉर्टेंस को कि क्यों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डेवलपर के लिए, किसी भी आर्किटेक्ट के लिए और किसी भी प्रोडक्ट को एक स्टेबल वर्जन बनाने के लिए, जो कि परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्केलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत अच्छा एक सोल्यूशन देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन पैटर्न के बारे में समझते हैं कि देखिए, अगर आपने डिज़ाइन पैटर्न के बारे में कभी सर्च किया है या जानने की कोशिश करी है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे मल्टीपल डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में आपको दिखाई देता होगा। कभी कोई बिहेवियरल या फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न या सेशन वसाडी डिज़ाइन पैटर्न, ब्रिज पैटर्न, इवन सिंगलटन पैटर्न, ऐसे कई डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में आपको सुनने में आता होगा। तो अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है, ठीक है? तो डिज़ाइन पैटर्न देखिए एक तरीके से ऐसा है कि देखिए इस ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ढेर सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट कह सकते हैं जो चल रहे हैं। और उसमें कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो स्क्रैच से स्टार्टिंग से हम डेवलप कर रहे हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और उसमें हम एनहेंसमेंट करते रहते हैं, ठीक है। अब एजाइल बेस के बेसिस पे जैसे भी आप हम हमेशा हर स्प्रिंट में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करके डिप्लॉयमेंट करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। तो डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में वहाँ पे जभी भी आप डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं एज़ एन एनहांसमेंट, इवन जो जब आप स्केच से कोई डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो आप रिक्वायरमेंट को देखते हैं। तो आपने देखिए ज़्यादातर किसी टीम में डिज़ाइन पैटर्न के बारे में नहीं सुना होगा कि ये डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करके ही इस कोड का सॉल्यूशन लिखना। इन जनरल आपने देखा होगा कि कोई ना कोई आपका एक आर्किटेक्चर डायग्राम बना होता है, जिस आर्किटेक्चर डायग्राम में ये एक रूल लिखा होता है कि अगर आपको कोई क्लास बनानी है, कोई मेथड का इम्प्लीमेंटेशन करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि बहुत पुराना कोई आपका प्रोडक्ट हो जिसमें कभी भी ऐसे यूएमएल डायग्राम्स वगैरह जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं समझाता हूँ यूएमएल डायग्राम क्या होता है। अभी आर्किटेक्चर डायग्राम एक तरीके से समझते हैं। आर्किटेक्चर डायग्राम का मतलब ये हुआ कि आपका जो सॉल्यूशन डेवलप हुआ है उस सॉल्यूशन में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, क्या एप्लीकेशन सर्वर यूज़ हुआ है, और उस एप्लीकेशन सर्वर्स में जो आपका कोड डिप्लॉयमेंट होता है उस कोड डिप्लॉयमेंट को किस तरीके से बनाया गया, उसमें कितनी लेयर्स हैं, कितने नंबर ऑफ फाइल्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेड है। फॉर एन एग्जांपल जावा हो सकती है, प्रेजेंटेशन लेयर में एंगुलर हो सकती है, बैकएंड लेयर पे आपका वेबलॉजिक या जेबॉस एप्लीकेशन सर्वर हो सकता है, फिर डाटाबेस से कनेक्टिविटी हो सकती है, वो ओरेकल टाइप से भी हो सकता है, NoSQL डाटाबेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से टेक्नोलॉजी लेयर पे होती हैं, लेकिन जब हम कोड डेवलप करने की बात करते हैं कि कोड को किस तरीके से फॉलो किया जाए तो एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड होते हैं जो जिसमें ज़्यादातर यूसेज आपका डिज़ाइन पैटर्न का होता है। तो बेसिकली डिज़ाइन पैटर्न का देखिए मतलब ये है, यूसेज ये है कि इन जनरल इतने ढेर सारे जो प्रोडक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में बन रहे हैं, बहुत स्टार्टिंग से ही बन रहे हैं आप लोग। और सबसे पहली बात ये है कि आपको पता ही है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम सिलेक्शन करते हैं तो उसमें हमेशा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही अब कंसिडर किया जाता है। फॉर लास्ट 2 डिकेड्स इवन कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही प्रेफर किया जाता है सॉल्यूशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो वो आपकी जावा हो सकती है, सी शार्प हो सकती है, सी प्लस प्लस हो सकती है, रूबी ऑन रेल्स हो सकती है, बहुत ढेर सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई भी लैंग्वेज में आप सॉल्यूशन को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हर प्रोडक्ट में, हर प्रोग्राम में, हर प्रोजेक्ट में आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स आती होती हैं जो जिसका सॉल्यूशन हर प्रोडक्ट या हर प्रोग्राम अलग-अलग तरीके से कर सकता है। हाउएवर प्रॉब्लम एक होगी, पर सॉल्यूशन वो अलग-अलग तरीके से हो सकता होगा। तो डिज़ाइन पैटर्न्स एक तरीके से इसका सॉल्यूशन लेके आए थे कि कोई भी एक ऐसी कॉमन
प्रॉब्लम जो सबको आ रही है और वो आइडेंटिफाइज की गई प्रॉब्लम, फॉर एन एग्जांपल जैसे 26 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की गई जो हर ऑलमोस्ट ज़्यादातर प्रोग्राम में कॉमन होती हैं, या उनमें से 10 या 15 तो कॉमन होती ही होती हैं, और उनका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन कोड लेवल पे क्या बन सकता है। मतलब आप उस तरीके से अगर आपको कोड को बनाएंगे उस सोल्यूशन को फॉलो करके, तो आपका बेस्ट सॉल्यूशन होगा, जिसमें आपको ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि वो आने वाले कल में कभी ब्रेक हो सकता है, या कभी अगर मेरे को एनहांसमेंट करना है, उस कोड को एक्सटेंड करना है, रीयूज़ करना है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो वो डिज़ाइन पैटर्न का मतलब यही है कि डिज़ाइन पैटर्न आपको सबसे बड़ा एडवांटेज यही देता है कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स ऑलरेडी फेस की जा चुकी हैं, या इवन नया प्रोडक्ट बनता है या एनहांसमेंट होता है वहाँ पे होती हैं, तो वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन कैसे हमारा डेवलप हो सकता है, उसी को डिज़ाइन पैटर्न कहते हैं, ठीक है। अब बहुत से लोग इसको एल्गोरिथम और डाटा स्ट्रक्चर से भी देखिए कंफ्यूज होते हैं। तो एल्गोरिथम और डाटा स्ट्रक्चर से कंफ्यूज इसलिए होने की बात नहीं है, क्योंकि एल्गोरिथम जैसे आपको शॉर्टिंग करनी है, क्विक शॉर्टिंग करनी है, या मर्ज शॉर्टिंग करनी है, ठीक है, या आई मीन कोई भी आपको एल्गोरिथम की बात करें, तो वो एल्गोरिथम ऑलरेडी वेल डिफाइंड है कि इस वे में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, शॉर्टिंग आपकी हो सकती है। तो उसमें देखिए वो एक छोटा सा कोई आपकी एग्जीक्यूशन एक मेथड का वे का कह सकते हैं एल्गोरिथम, लेकिन डिज़ाइन पैटर्न एक बड़े लेवल पे होता है कि पूरा का पूरा जो कोड की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मे भी हो सकता है 100 फाइल्स आपकी डेवलप हों, जिसमें मोर देन 100 मेथड्स हों, मोर देन 50 क्लासेस हों, तो वो क्लासेस किस तरीके से बनानी है हमें, मेथड का कम्युनिकेशन किस तरीके से करना है, ऑब्जेक्ट का इंस्टेंशिएशन किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें डिज़ाइन पैटर्न में आती हैं। इसी तरीके से डाटा स्ट्रक्चर अलग चीज़ होगी, जो आप वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं वो मेमोरी में किस तरीके से स्ट्रक्चर होंगे, उसके लिए आप एक एरेस यूज़ करेंगे, स्टैक यूज़ करेंगे, क्यू यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ भी अलग हो जाती है, ठीक है। तो देखिए डिज़ाइन पैटर्न में थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, तो देखिए इन जनरल जो गैंग्स ऑफ फोर है, गैंग्स ऑफ फोर का मतलब ये होगा, देखिए ये जो बुक मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ डिज़ाइन पैटर्न की, दो बुकें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। उनमें से एक है ये सबसे पहली डिज़ाइन पैटर्न की जो बुक आई थी, इनमें 4 लोगों का नाम देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, तो उसमें मैंने जैसे आपको बताया है कि जो बेस्ट पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकती थी उनका सोल्यूशन डिफाइन किया गया एज एन आई मीन कॉमन वे में, जिसका जो सोल्यूशन ये लोग दिखाते हैं वो यूएमएल डायग्राम में दिखाते हैं। यूएमएल डायग्राम का मतलब क्या हुआ कि आप जैसे यूएमएल डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। ह्यूमन डायग्राम जैसे मान लीजिए सिंगलटन है ना, अभी मैं इसको समझाऊंगा और अच्छे से। ये मतलब एक दिखा रहा है कि सिंगलटन नाम की एक क्लास है, जिसके अंदर आपने एक इंस्टेंस बनाया हुआ है जिसका डाटा टाइप सिंगलटन है, उसके अंदर आपने एक मेथड बनाया है जो कि स्टैटिक है, प्लस का मतलब पब्लिक है। तो एक डायग्राम वे में ये लोग सोल्यूशन दिखाते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि कितनी क्लासेस बनेंगी, कौन सी क्लास के अंदर किसका ऑब्जेक्ट होगा, कौन किस तरीके से कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। तो वो यूएमएल डायग्राम्स के बेसिस पे एक तरीके से इन्होंने सोल्यूशन यहाँ पे डिफाइन किया, ताकि उसको देख के हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स तो अलग हो सकता है, लेकिन उसको रेफर करके ही आप चाहे सी प्लस प्लस के सिंटैक्स को फॉलो करके सी प्लस में सोल्यूशन बना लीजिए, जावा को फॉलो करके जावा में सोल्यूशन बना लीजिए, सी शार्प फॉलो करके सी शार्प में सोल्यूशन बना लीजिए। इस तरीके से ये चार जो मेन पर्सन यहाँ पे आप देख रहे हैं, गामा, हैम, जॉनसन, ठीक है, जॉन, इन चारों ने मिलके इनके सोल्यूशन डिजाइन किए थे, ठीक है। इसीलिए इसको गैंग्स ऑफ फोर डिजाइन पैटर्न कहते हैं, जिनमें इन्होंने 3 कैटेगरीज में अपने डिजाइन पैटर्न्स बनाए थे। नंबर 1 क्रिएशनल। क्रिएशनल का मतलब होता है, देखिए आप कोई भी क्लास बनाते हैं, ठीक है, तो उन क्लासेस में आपको इंस्टेंस बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो वो इंस्टेंस कब बनेंगे, उसके क्लास लोडिंग के टाइम पे बनेंगे, या जब आप इंस्टेंस जैसे न्यू कीवर्ड के थ्रू जावा में आप कॉल करते हैं उसके टाइम पे बनेंगे, और कितने इंस्टेंसेस बनेंगे, ये कई चीज़ें जो क्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब जो ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बनना है या क्लासेस बननी है, वो सारी आपकी एक्चुअली में क्लासेस को जो इंस्टेंस बनने हैं वो सारी चीज़ें किस किस तरीके से हो सकती है, क्या क्या आपकी नीड होगी, किस प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट में आपको किस तरीके से सोल्यूशन बनाना है, वो आपके सारे डिज़ाइन पैटर्न्स आपके जितने भी हैं वो क्रिएशनल में आ गए। स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप क्लास को किस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं, कि उसमें कितने मेथड्स होने चाहिए, कितने वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है। तो वो जो कई प्रॉब्लम सिनेरियोज बनते हैं, किस तरीके से उन प्रॉब्लम सिनेरियोज के बेसिस पे स्ट्रक्चर्स के डिज़ाइन पैटर्न बनाए गए। इसी तरीके से बिहेवियर, मतलब वो कैसे बिहेव करेंगे, कैसे वो किसी स्टेट को सेव करेंगे, कैसे वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, कैसी एक क्लास का इंस्टेंस दूसरी क्लास के मेथड्स को कॉल करेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी कई प्रॉब्लम्स ऑफ एरियाज जो थे उनके बेसिस पे बेस्ट
डिज़ाइन पैटर्न बनाएँगे। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सॉल्यूशन बनाएँगे, तो उसमें सारे के सारे ये डिज़ाइन पैटर्न ही आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। आपको समझने की ज़रूरत ये है कि ये जो भी डिज़ाइन पैटर्न बनाएगा, ये एक्चुअल में किस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करते हैं हमारी, ठीक है? तो वो जभी भी प्रॉब्लम आपकी कोड में या मेथड्स में आई मीन वो जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, वो आपके प्रोजेक्ट में जभी भी आएगी, आपके जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं या इन जनरल होता क्या है देखिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग पहले होती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद में आपके यूज़ केसेस डिफाइन किए जाते हैं और यूज़ केसेस के बेसिस पे आपका एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है कि टेक्निकल सॉल्यूशन जिसमें कोडिंग नहीं करनी होती, ऊपर से ये यूएमएल डायग्राम से बनाए जाते हैं जिसमें आपके यूज़ केसेस डिफाइन होते हैं, जिसमें रोल्स वगैरह सब आ जाते हैं और आपकी क्लासेस डिफाइन हो जाती है कि ठीक है इतने नंबर ऑफ क्लासेस इस यूज़ केस को अचीव करने के लिए बनेगा हमारा। और उसके बाद आप जब क्लासेस का डेफिनेशन कर लेते हैं तो एक्टिविटी डायग्राम बनता है कि उनके जो मेथड्स का कम्युनिकेशन है आपस में वो कैसे होगा, ठीक है? तो जब ये आप बना रहे होते हैं उसी टाइम पे आपको ये क्रिएशन स्ट्रक्चर बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न्स का आपको यूसेज लेना है, जिसमें आपको पहले से पता लग जाएगा कि ठीक है मेरे को अगर लॉगिंग करनी है, जो लॉगिंग सबके में एप्लीकेबल होती है, तो लॉगिंग के लिए मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रखूँगा जिसमें सारी क्लासेस के जो भी एग्जीक्यूशन हो रहे होंगे वो उसी एक ऑब्जेक्ट को कॉल करके लॉगिंग का प्रिंट करेंगे अपने एप्लीकेशन सर्वर्स में, ठीक है? तो मैं सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करके उस लॉगिंग का इम्प्लीमेंटेशन करूँगा। इसी तरीके से मल्टीपल जो भी आपके डिज़ाइन पैटर्न बने हैं, आपको बस इतना सबसे पहले समझना है कि इस डिज़ाइन पैटर्न को मैं किस प्रॉब्लम पे यूज़ करूँगा। जब आपको प्रॉब्लम पता लग जाएगा, जैसे फ्लाईवेट डिज़ाइन पैटर्न है कि मेमोरी जैसे जब आप मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं, तो मेमोरी वहाँ पे कम से कम होती है और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो फ्लाईवेट डिज़ाइन पैटर्न उसके लिए एक सॉल्यूशन डिज़ाइन करना आपको बताता है, ठीक है? तो आप फ्लाईवेट डिज़ाइन पैटर्न का जब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्यूशन जो दे रहा है उसको वो पता है आपको, तो आप जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो फ्लाईवेट डिज़ाइन पैटर्न का आप यूएमएल डायग्राम को ओपन करिए, उसको समझ लीजिए अच्छा ठीक है एज़ एन एग्जांपल क्या दिया गया है क्लासेस उसमें क्या-क्या मेथड्स मेरे को इम्प्लीमेंटेशन करने हैं और उस तरीके से आप अपनी कोडिंग कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये एक्चुअल में ओवरऑल डिज़ाइन पैटर्न का यूसेज होता है। उनमें जैसे मैंने 2 बुक बताई आपको कि एक बुक तो ये हो गई आपकी जो ऑलरेडी सबसे पहले आई थी गैंग्स ऑफ फोर डिज़ाइन पैटर्न के नाम से, इसमें ये सारे डिफाइन किए गए थे। उसी के बाद सेकंड बुक है हेडफर्स्ट डिज़ाइन पैटर्न जो मैं आपको अपनी तरफ से रिकमेंड करूँगा क्योंकि मैंने भी इसी बुक से सीखा था और इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में डायग्राम्स वगैरह बना के, कोड वगैरह बना के आपको समझाया गया है स्टार्टिंग से। तो ये दोनों बुक में जो भी बुक आपको सही लगे वो आप रेफ़र कर सकते हैं। ये जो हेडफर्स्ट की डिज़ाइन पैटर्न है, ये एक्चुअली में जावा कोडिंग के थ्रू इसमें इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया गया है। और ये जो एक्चुअल में मेन जो कोर डिज़ाइन पैटर्न की बुक है यहाँ पे यूएमएल डायग्राम के थ्रू बताया गया ताकि आप किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो आप डायग्राम्स को रेफर करिए और उनके बेसिस पे आप उसका सोल्यूशन को आई मीन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका डिज़ाइन पैटर्न से रिलेटेड कि क्या होते हैं डिज़ाइन पैटर्न, हमने उनको समझ लिया किन किन टाइप के डिज़ाइन पैटर्न होते हैं। अच्छा आप ये देखिए ये गैंग्स ऑफ फोर डिज़ाइन पैटर्न मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपकी सी प्लस प्लस हो गई, सी शार्प हो गई, जावा हो गई, उसमें जो भी आप सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं इनको फॉलो करके वो गैंग्स ऑफ फोर डिज़ाइन पैटर्न हो गया। इसी तरीके से जैसे जावा में आपका जो आप कोर J2E पैटर्न्स हैं, ठीक है? आपने कई बार सुना होगा कि मैं एमवीसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, फ्रंट कंट्रोलर पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? डिस्पैचर व्यू को जो स्प्रिंग में इम्प्लीमेंटेशन होता है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो वो देखिए वो आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो क्या है कि जावा के एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन जो आपकी वेब एप्लीकेशन बनने वाली है, वो उनके खुद के बनाए गए डिज़ाइन पैटर्न है, ठीक है? तो सेशन फसाड हो गया, इंटरसेप्टिंग फिल्टर हो गया, फ्रंट कंट्रोलर हो गया, कंपोजिट व्यू हो गया। तो जावा के बेसिस पे जो आपके ऑलरेडी डिज़ाइन पैटर्न बनाए गए हैं आपके वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए, वो डिज़ाइन पैटर्न अलग है। वो है कोर J2E पैटर्न्स। इवन इसके लिए आप क्या कर सकते हैं इनके लिए क्या कर सकते हैं आप देखिए मेन साइट है जो कोर J2E patterns.com है, आप इस पे जा सकते हैं। इसमें सारे यहाँ पे उनके जो भी पैटर्न्स हैं, जो आप प्रेजेंटेशन टियर मतलब ये है कि आपका जो आप जो व्यूज़ बनाते हैं जेएसपी वगैरह को फॉलो करके, वहाँ पे कौन-कौन से आपके डिज़ाइन पैटर्न फॉलो हो सकते हैं। इसी तरीके से बिज़नेस टियर में मतलब जहाँ पे आप बिज़नेस लॉजिक लिखते हैं, इंटीग्रेशन टियर मतलब जब आप इंटीग्रेशन करते हैं किसी डाटाबेस से, उनमें कौन-कौन से डिज़ाइन पैटर्न आते हैं, तो वो सारे पैटर्न आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। एक ये इन जनरल डायग्राम भी यहाँ पे बना हुआ है कि किस-किस तरीके से आपस में वो एक तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो जो जैसे आपके स्ट्रट्स का फ्रेमवर्क बना है, आपका स्प्रिंग का फ्रेमवर्क बना है, वो इन्हीं J2E पैटर्न्स को फॉलो करके बना है, ठीक है? तो इसीलिए जब आप फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि आपको इस फ्रेमवर्क को यूज़ करिए, तो आपको इसके लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इंटरनली वो ये जो इतने कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन पैटर्न बन रखे हैं, बेस्ट पॉसिबल वे में आपका सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए वो फ्रेमवर्क के थ्रू अचीव हो जाता है। तो आप फ्रेमवर्क में आपको खाली इतना समझना होता है कि आपस में कम्युनिकेशन किस-किस क्लासेस की
किस तरीके से करनी है। आप जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके डिज़ाइन पैटर्न फॉलो हो जाते हैं। जैसे आप देखिएगा कि जब आप स्प्रिंग के थ्रू कॉलिंग करते हैं ना, स्टड्स के थ्रू कॉलिंग करते हैं, एक फ्रंट कंट्रोलर वहाँ बनता है जिसमें आपको हमेशा आपको उसी फ्रंट कंट्रोलर को कॉल करना है। सारी रिक्वेस्ट आपकी स्टार्ट और स्टार किसी एक पर्टिकुलर स्प्रिंग या किसी एक पर्टिकुलर स्टड्स के कंट्रोलर को ही कॉल करेंगे, जो एक्चुअली डिसाइड करता है कि मुझे किस क्लास को कॉल करना है। व्यू हेल्पर या डिस्पैचर व्यू का मतलब हो गया कि किस जेएसपी फाइल को मेरे को डिसाइड करना है। तो आप खाली एक एक पैटर्न बना देते हैं किसी प्रॉपर्टी फाइल में, एक्सएमएल फाइल में, जिसमें वो देखता है स्प्रिंग का जो आपका ऑलरेडी फ्रेमवर्क है, वो देख के ऑटोमेटिकली वो जेएसपी फाइल को आपको सर्विस कर देता है। इसी तरीके से आप चाहे हाइबरनेट से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं या किसी भी डाटाबेस से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे आपके बिजनेस डेलीगेट या फिर सेशन का जो मैनेजमेंट करना चाहते हैं आप, सेशन का साइड वहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न आ जाता है। तो ये डिज़ाइन पैटर्न आपके डिफरेंट है, ये आपके हो गए एंटरप्राइज एप्लीकेशन से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, गैंग्स ऑफ फोर डिज़ाइन पैटर्न जो है, ये आपके पर्टिकुलर लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेशन है। एक तरीके से उस लैंग्वेज को यूज़ करके जो आप सोल्यूशन डेवलप कर रहे हैं, वो उसके लिए ये सोल्यूशन हो जाते हैं यहाँ पे सारे डिज़ाइन पैटर्न। तो डिज़ाइन पैटर्न अगर आप पढ़ने जाएंगे तो देखिए वो इतने ज़्यादा डिटेल में होते हैं, तो उसमें टाइम लगता है अच्छा खासा। लेकिन आपको इतना इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि ये जो बेसिक इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न है, ये किस सोल्यूशन के लिए बने, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए बने। जब आपको ये पता होता है तो ऑटोमेटिकली बस आप इसको सर्च करिए और उसके बारे में आप मेथड या यूएमएल डायग्राम्स को फॉलो करिए, जिसके बेसिस पे आप अपना सॉल्यूशन को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में हुई। जैसे आप एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न को बहुत कॉमन है, यहाँ पे मैंने इसीलिए एग्जांपल लिया हुआ है। वो आपका वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए है, ठीक है, जिसमें आप मॉडल व्यू कंट्रोलर अलग बनाते हैं, व्यू में जेएसपी फाइल्स रखते हैं, कंट्रोलर में आप अपनी स्प्रिंग कंट्रोलर या जो भी है आप अपने सबलेट्स को क्रिएट करते हैं, मॉडल में आप डाटाबेस की कनेक्टिविटी को फॉलो करते हैं और वो चीज़ें रिटर्न करते हैं। तो इस बेसिस में जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका इम्प्लीमेंटेशन एक थोड़ा सा एनहांसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 10-20 साल चलना है, डेवलपर चला जाए, दूसरा नया डेवलपर भी आएगा, वो भी इन्हीं चीज़ को फॉलो करके प्रॉपर वे में मतलब उसका कोड का इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस मिलता है। तो इसी तरीके से एमवीपी डिज़ाइन पैटर्न हो गया, एमवीपीएम डिज़ाइन पैटर्न हो गया। तो वो सब कहने की बातें हैं कि कौन-कौन से डिज़ाइन पैटर्न, आपको बस खाली ये समझना है कि वो क्या तरीके से सॉल्यूशन उसका डेवलप कर रहा है या प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए यूएमएल का, जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ आपको यूएमएल डायग्राम्स के बारे में, तो यूएमएल डायग्राम्स क्या होते हैं, एक तरीके से ये यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जिसका फुल फॉर्म है। जब हम सॉल्यूशन डिज़ाइन पैटर्न्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यूएमएल में गैंग्स ऑफ फोर ने इसलिए सॉल्यूशन दिया वहाँ पे, क्योंकि वो किसी लैंग्वेज डिपेंडेंट चीज़ें नहीं बना रहा था। तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, उसके बेसिस पे सॉल्यूशन डिलीवर करना चाहते थे। तो यूएमएल डायग्राम यूएमएल आई मीन यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एक बनाएगी जो डायग्राम्स के बेस पे सारा सॉल्यूशन आपको दिखाएगी। उस डायग्राम्स में आपको देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये तो पता ही है कि वेरिएबल्स आप बनाएंगे, आप इनकैप्सुलेशन वगैरह फॉलो करेंगे, जिसमें प्राइवेट कीवर्ड पब्लिक कीवर्ड देंगे, तो वहाँ पे सिंबल उन्होंने बना दिए प्लस माइनस का, ठीक है। पैकेज आप डिफाइन करेंगे, क्लासेस बनाएंगे आप, मेथड्स बनाएंगे, उनका आपस में कम्युनिकेशन बनाएंगे। तो उतना कोड लिखने की क्या जरूरत है, अगर हम डायग्राम बेसिस पे ही यूएमएल डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं। तो सिंटैक्स ही खाली हर लैंग्वेज में डिफरेंट होते हैं, वो आप यूएमएल डायग्राम में इसी वजह से डिजाइन पैटर्न को सारा सोल्यूशन दिखा दिया गया। तो ये यूएमएल डायग्राम्स भी इस तरीके से बनाए गए हैं कि कैसे आप क्लासेस को आई मीन डिफाइन कर सकते हैं, कैसे आप पैकेज को डिफाइन कर सकते हैं, एक्टिविटी डायग्राम में आप दिखा सकते हैं कौन सा मेथड किस टाइम पे कॉल होगा, ठीक है। तो ऐसे कई यूएमएल डायग्राम्स हैं जिनके बेसिस पे आई मीन सॉल्यूशन को डिज़ाइन पैटर्न में इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये जानना भी आर्किटेक्चर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन डेवलपर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्किटेक्चर एक बार जो आर्किटेक्ट्स होते हैं आपके, वो सॉल्यूशन डेवलप करते हैं वो भी यूएमएल में। क्योंकि देखिए कल को किसी भी सॉल्यूशन को लैंग्वेज डिपेंडेंट तो बनाना नहीं है हमें। वो हो सकता है आने वाले कल में 10 साल में स्ट्रेटजी चेंज हो जाए आपके ऑर्गेनाइजेशन की, वो किसी और लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेशन करना चाहेंगे, तो वो लैंग्वेज जो ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है वहाँ से कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो यूएमएल जो आपका डायग्राम है उसको रेफर करके आपका कोड को बनाने की कोशिश करेंगे। और इवन बहुत अच्छे ऐसे यूएमएल टूल होते हैं जिसमें आप यूएमएल डायग्राम को खाली प्रॉपर वे में बना दीजिए और कोड आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, चाहे सी शार्प में जनरेट करना हो, चाहे जावा में, चाहे सी प्लस प्लस में, ठीक है। तो ये आपका आई मीन डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में हो गया इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए अगर मैं ऐसे बात करूँ तो क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न मैंने आपको बताया है कि ये ढेर सारे पैटर्न्स यहाँ पे होते हैं। इनके बारे में आपको समझना है कि किस किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए कौन कौन से सोल्यूशंस हैं। तो मोस्टली देखिए ये जो फैक्ट्री पैटर्न्स हैं या बिल्डर पैटर्न है, इवन सिंगलटन पैटर्न है, ये सबसे ज़्यादा एक्चुअली में यूसेज में आता है। और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ दे देता हूँ, क्रिएशनल स्ट्रक्चर या बिहेवियर के एक एक मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी लिया हुआ है। पर आपको समझाने के लिए यहाँ पे सारे मैंने डिज़ाइन पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर में भी किस तरीके से आप क्लास का स्ट्रक्चर
करेंगे वहाँ पे मोस्टली फसाड पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, या डेकोरेटर पैटर्न है बहुत ज़्यादा फेमस है। ये दोनों का बहुत यूज है। रिमोट कॉलिंग अगर आपको करनी है तो आपको प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न होता है। बिहेवियरल में किस तरीके से आपका मेथड की कॉलिंग होगी, आपस में कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। हो सकता है चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मतलब एक क्लास से कई मल्टीपल क्लासेस कॉल होती हों, तो वो इम्प्लीमेंटेशन चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से होने लग जाएगा, ठीक है। कमांड रिक्वेस्ट का मतलब मैं भी ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है कमांड एज एन एग्जाम्पल, वो मैं आपको समझाऊंगा। और ऐसे ही कई इटरेटर मेथड या स्टेट मेथड, नल ऑब्जेक्ट, टेम्पलेट मेथड, विजिटर मेथड, ये जो भी है डिजाइन पैटर्न्स, ये सारे के सारे बने हुए हैं। इसमें क्या करना है आपको कि इनको ओपन करके एक बार बस आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना है, इसका सोल्यूशन देखना है, और आपको सारे डिजाइन पैटर्न के बारे में धीरे धीरे सारी नॉलेज हो जाएगी अच्छे से। मैं एक सीरीज भी बना दूंगा जिसमें सारे जितने भी डिजाइन पैटर्न है उस सभी के लिए एक डेडिकेटेड एक लेक्चर में बना दूंगा, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। फिलहाल इस डिज़ाइन पैटर्न्स वाले आई मीन क्विकली अंडरस्टैंड वाली जो लेक्चर मैंने ये बनाया हुआ है, इसमें मैं आपको 3 डिज़ाइन पैटर्न समझाऊंगा अभी अच्छे से। एक सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न सबसे पहले ले लेते हैं, जो कि आपका क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न में आएगा। देखिए सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का मतलब क्या हुआ, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास कभी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि किसी भी क्लास की आपको एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है, सिंगल इंस्टेंस उसका बनाना है, किसी भी सिनारियो में उसके 2 इंस्टेंस नहीं बनने चाहिए, तो वही डिज़ाइन पैटर्न होता है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। मतलब वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन आप सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करके उस क्लास को बनाएंगे, तो कभी भी उसका इंस्टेंस जो भी क्रिएट होगा वो हमेशा सिंगल इंस्टेंस ही क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये देखिए यूएमएल डायग्राम के बेसिस पे अगर देखा जाए तो उसका मतलब ये है कि ये सिंगलटन बॉक्स है जो कि क्लास को डिनोट कर रहा है। इस क्लास में उस क्लास का नाम क्या होगा वो सिंगलटन यहाँ पे लिखा हुआ है। माइनस इंस्टेंस सिंगलटन का मतलब ये है कि माइनस इंस्टेंस का मतलब एक आपका कीवर्ड है जो प्राइवेट है, माइनस का मतलब प्राइवेट है। इंस्टेंस आप बनाएंगे जो सिंगलटन का ही होगा, सिंगलटन क्लास का ही इंस्टेंस होगा यहाँ पे प्राइवेट एक आप बनाएंगे। उसके साथ में आप कंस्ट्रक्टर एक बनाएंगे, वो भी प्राइवेट होगा, सिंगलटन प्राइवेट ब्रैकेट में जो लिखा हुआ सेम नाम से है तो कंस्ट्रक्टर होगा वो भी प्राइवेट होगा। उसके बाद आप एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम होगा गेट इंस्टेंस, जो कि स्टैटिक कीवर्ड के साथ में होगा, वो पब्लिक मोड पे होगा। वो डाटा रिटर्न टाइप उसका क्या होगा, वो भी सिंगलटन होगा। सिंगलटन मतलब ये जो क्लास है वही उसका डाटा टाइप होगा। राइट हैंड साइड में जो कोलन के बाद लिखा होता है वो उसका रिटर्न टाइप आपका हो गया, ठीक है। अब इसको कोड बेसिस में अगर हम समझते हैं सिंपली, तो मैं आपको शुरुआत से लेकर मतलब बेस्ट पॉसिबल वे में किस तरीके से इसको डेवलप किया गया था वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, और क्या एक्चुअल में लोग फॉलो करते हैं। सो देखिए अगर आपने इस डायग्राम को देखेंगे तो इस डायग्राम में ऑटोमेटिकली अगर आपको फॉलो करना है तो इसको फॉलो करके आप सिंपल क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सिंगलटन, तो मैंने यहाँ पे क्या है ईगल सिंगलटन नाम से मान लीजिए क्लास में बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एक प्राइवेट इंस्टेंस मेरे को बनाना है इसी क्लास के साथ में। तो ईगल सिंगलटन अगर मैंने लिया है तो इसी में मैं ईगल सिंगलटन इंस्टेंस एक बना लूंगा। अब यहाँ पे देखिए स्टैटिक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इन जनरल स्टैटिक इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि वो शेयर्ड रहे सबके साथ में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया गया है। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह किसी भी बाहर की क्लास से इंस्टेंशिएशन इसका नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि मैं अगर इसका इंस्टेंस बनाने की कोशिश करूँ तो मैं एक पब्लिक मेथड दूंगा गेट इंस्टेंस का, उसके थ्रू ही इसका इंस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वही स्टैटिक एक इंस्टेंस बनाया है जिसमें मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ उस इंस्टेंस को, जो इंस्टेंस मैंने यहाँ पे एक बनाया है क्लास लोडिंग के टाइम पे ये आपका इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो जो आपकी ईगर सिंगलटन क्लास है जैसे ही ये लोड होगी, तो लोड होने के टाइम पे क्योंकि ये स्टैटिक कीवर्ड है तो आपका एक न्यू ईगर सिंगलटन मतलब न्यू वर्ड जो जावा में यूज होता है उससे ईगर सिंगलटन का एक इंस्टेंस बन जाता है। तो ये इंस्टेंस आपका बन जाएगा, ठीक है। अब जब ये एक बार इंस्टेंस इसका बन गया है तो आपको इसका बार बार देखिए कंस्ट्रक्टर तो कॉल कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये प्राइवेट है, तो किसी भी दूसरी क्लास से आपको क्या करना पड़ेगा, ईगर सिंगलटन डॉट करके गेट इंस्टेंस को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कैलेंडर का इंस्टेंस आप कॉल करते हैं, ठीक है। तो गेट इंस्टेंस को जब आप कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, जो आपका ऑलरेडी एक इंस्टेंस बना हुआ था ये उसको हमेशा रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से आपने देखिए सिंगलटन को यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया है। लेकिन इसको और थोड़ा सा बेटर वे में बना सकते हैं, इसको बेटर वे में इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए अभी क्या है कि यहाँ पे आपकी जो क्लास लोड हुई है, ठीक है, वो क्लास लोड होने के टाइम पे इंस्टेंस तो इसका बना दिया, लेकिन मान लीजिए इस इंस्टेंस की यूसेज ही ना हो, और जब तक यूसेज नहीं है तब तक ये ऑलरेडी मेमोरी में पड़ा रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक लेजी सिंगलटन, हम लेजी इनिशियलाइजेशन करेंगे सिंगलटन ऑब्जेक्ट का। उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको शुरुआत में जब क्लास लोडिंग के टाइम पे इसको नहीं बनाएंगे, उस समय इसको हम नल रखेंगे। जब इसका गेट इंस्टेंस एक्चुअली में कॉल होगा तब हम चेक करेंगे अगर इसकी वैल्यू नल है, मतलब ये ऑलरेडी डिफाइंड नहीं हुआ है, तभी इसको हम डिफाइन करेंगे। अदरवाइज अगर ये ऑलरेडी डिफाइंड है
तो मतलब दूसरी बार या तीसरी बार कॉल होता है तो हम जो इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है हम उसको वापस कर देंगे। तो एक सिंपल सा मॉडिफिकेशन खाली यहाँ पे क्या किया हमने इसको और बेटर वे में बनाने के लिए, कि ताकि मेमोरी में स्पेस अननेसेसरी ना जाए, और आपका जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो तभी क्रिएट हो जब उसका एक्चुअल में यूसेज हो। जो आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क में यूज होता है आपका, ये जो कहते हैं आपका इंजेक्शन, कौन सा है, इन्वर्जन, कुछ था ना वो, इंजेक्शन या इन्वर्जन डिजाइन पैटर्न जो है वो यही कहता है कि जब एक्चुअल में मेथड आपका कॉल होता है किसी इंस्टेंस का, वो तभी उसका इंस्टेंस बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या किया है, यहाँ पे इंस्टेंस इक्वल टू नल का एक चेक लगा दिया है यहाँ पे इसी में। अगर वो नल है तभी आप क्रिएट करें ना, शुरुआत में जब क्लास लोडिंग होती है तब अननेसेसरी उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा इसको और बेटर वे में इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए मल्टीपल थ्रेड्स आपके हों, अगर मल्टीपल थ्रेड्स हों वहाँ पे चांसेस ऐसा है उस इन्वायरमेंट में कि इसके दो दो इंस्टेंस तब बन जाए, क्योंकि एक इंस्टेंस मिली सेकंड में थोड़ा बहुत भी अंतर हुआ तो उनको दोनों का वैल्यू दिखाई देगा नल, और दोनों की वैल्यू नल दिखाई देने में क्या होगा, वो दो दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो उसको करने के लिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए थ्रेड का ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा है जावा को, आप रेफर कर सकते हैं। जावा में सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज होता है, जिसमें किसी एक ऑब्जेक्ट का हम लॉक ले लेंगे तो दूसरी थ्रेड उसमें एंटर नहीं करने पाएगी। तो एक ही थ्रेड एक बार में उस ऑब्जेक्ट को देखेगी कि उसका वैल्यू नल है कि नहीं है, और उसके बाद एक ही इंस्टेंस बनेगा जो सबके साथ में शेयर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका देखिए और बेटर वे में इसी सिंगलटन पैटर्न को हम मॉडिफाई करते चले जा रहे हैं। ठीक है। तो गैंग्स ऑफ फोर ने जो बताया था, हम अपने यूसेज के बेसिस पे अपने जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के बेसिस में उसको और बेटर वे में लिखते चले जाते हैं। ठीक है। और ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए इम्प्लीमेंटेशन मतलब कॉमन होगा। यहाँ पे अगर हो सकता है सी शार्प आप यूज़ करो तो वहाँ पे हो सकता है सिंक्रोनाइज, वैसे तो सिंक्रोनाइज ही कीवर्ड वहाँ पे भी यूज होता है, लेकिन इन जनरल एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई और लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं लेकिन लॉकिंग वहाँ पे भी होगा, तो उस तरीके से आप लॉकिंग कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है कि हाँ मुझे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न फॉलो करना है और बिना डिफेक्ट फ्री तरीके से फॉलो करना है, तो मैं इस तरीके से कोड बनाऊंगा तो और बेटर वे में बनेगा। ठीक है। अभी देखिए इसमें और भी कोई मॉडिफिकेशन का तरीका है, हम और भी कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, इसको और भी ज़्यादा मॉडिफाई किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या है कि जब हम थोड़ा सा आपको अपडेटेड वाला कोड दिखाते हैं, इसमें डबल लॉकिंग को यूज़ करेंगे। डबल लॉकिंग का क्या मतलब है, देखिए क्या है कि जो सिंक्रोनाइजेशन है, सिंक्रोनाइजेशन ने लगा तो दिया लेकिन ये हमारी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। ठीक है। तो जब एक बार में एक थ्रेड यहाँ पे जाएगी वो बात ठीक है कि इंस्टेंस इक्वल टू नल वगैरह देखेगी, ये सब चीज़ें करेगी, लेकिन मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बन चुका है। जब ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बन चुका है, नल नहीं है, तब हम ऑलरेडी सिंक्रोनाइज के अंदर क्यों जाए। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डबल लॉकिंग मेथड यूज किया गया। भाई जब इंस्टेंस नल हो तभी तुम सिंक्रोनाइज कीवर्ड के अंदर जाके इंस्टेंस को बनाने की कोशिश करो ना, अदरवाइज जाने की जरूरत ही नहीं है, शुरुआत से ही आप इंस्टेंस जो बना उसको रिटर्न कर दो। तो ये और बेटर वे हो गया आपका सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं ना कि ये क्या मतलब हम जो अचीव कर रहे हैं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न के थ्रू, हम सिंगल इंस्टेंस ही बनाना है, लेकिन एक जो कोड लिखने का तरीका है वो कितना ज़्यादा बेटर वे में हो सकता है, ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए आपका फुल प्रूफ एक ऐसा कोड बना है जो डिफेक्ट फ्री है, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन भी एक बेटर वे में आपको दे रहा है। अब और थोड़ा अगर बड़े वे में हम बात करते हैं, जिसमें हम आ जाते हैं आपका इसमें डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न में, जो आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न में आपका आता है। ठीक है। तो डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न में अब मान लीजिए कल को एक एग्जांपल यहाँ पे बेवरेज का ले रहे हैं, कि कल को आप मान लीजिए कोई बेवरेज कंपनी है और आपको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहती है कि आपको एक बिलिंग सोल्यूशन बनाना है। ठीक है। इस बिलिंग सोल्यूशन आप मान लीजिए आपका कॉफ़ी का बिजनेस है। ठीक है। कॉफ़ी का बिजनेस है तो वहाँ पे आपकी नंबर ऑफ वेराइटीज आपकी कॉफ़ीज बनती हैं और उसमें कई एड ऑन्स होते हैं। तो एज एन एग्जांपल लीजिए कि आपने कॉफ़ी के जो पहली बार में बिल का आपने सोल्यूशन, बिलिंग सोल्यूशन दिया, जो उनके वहाँ पे बिलिंग जनरेट करता है सॉफ्टवेयर, उसका सोल्यूशन दिया। तो उसमें आपको पता था कि भाई इनके यहाँ दो टाइप की कॉफ़ी होती हैं, तो दो टाइप की कॉफ़ी के बेसिस पे आपने उस सोल्यूशन को बना दिया। लेकिन कल को उनके वहाँ एड ऑन ऐड हुआ कि भाई मिल्क और शुगर का भी एड ऑन वो कर सकते हैं सेपरेट। कोई भी कस्टमर आता है, कोई मिल्क की प्रेफरेंस होती है, कोई बिना शुगर के आई मीन लेना चाहता है कॉफ़ी, तो हम कैसे बिल जनरेट करेंगे। तो आपने फिर से मॉडिफिकेशन कर दिया उस सॉफ्टवेयर में कि भाई अगर हमको सिर्फ मिल्क ऐड करना हो तो मिल्क टाइप की जो कॉफ़ी होगी उसका बिल इस तरीके से जनरेट हो जाएगा, उसकी कॉस्टिंग इतनी आएगी। अगर मुझे शुगर टाइप से डाल के करना हो, विद शुगर चाहिए, तो उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन कल को एक और मॉडिफिकेशन हो जाता है, कोई एक बंदा आके कहता है नहीं नहीं मुझे मिल्क और शुगर दोनों ही चाहिए। अब आपने सॉफ्टवेयर इस तरीके से लिखा नहीं है, फिर आपके पास नीड आएगी, तो आप एक नई फिर से मेथड या नई क्लास वगैरह बनाओगे जिसमें आप मिल्क और शुगर दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। अब इसी तरीके से मान लीजिए आपका नया कंपटीटर आता है और वो
10 ऐड ऑन ले आता है, 10 ऐड ऑन 4 टाइप ऑफ आपकी कॉफ़ी की वैराइटीज लेके आता है। और आपने सोचा यार मुझे भी इससे कंपटीशन लेना है, तो मैं भी 10 ऐड ऑन और कर लेता हूँ मिल्क शुगर के अलावा, और मैं भी 4 टाइप की कॉफ़ीज यहाँ पे करने लग जाऊंगा ताकि मेरे कस्टमर्स कम ना हो। तो आपका सॉफ्टवेयर बिलिंग का यहाँ पे अपडेट होना है, क्योंकि उसके हिसाब से आपकी कॉस्टिंग बननी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जब रिक्वेस्ट भेजी, तो आपको लगा, क्योंकि आपने सोल्यूशन डिजाइन किया था, 4 टाइप ऑफ कॉफी हो गई, 10 एड ऑन हो गए। अगर 10 एड ऑन में मैं मल्टीपल बेसिस पे, मतलब रिपीटेटिव वे में ना देखूं, तो रिपीटेटिव वाला जो सिनेरियो का हटा दे, तो 9:9 मतलब 81 क्लासेस मेरे को बनानी पड़ेंगी। और उसमें भी 4 टाइप ऑफ कॉफी जिनके साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो 81 × 4 उतनी मेरे को अलग से क्लासेस बनानी पड़ेंगी मेथड के साथ में, जिसमें आपकी कॉस्टिंग आएगी। क्या आप इतनी क्लासेस बनाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। आप उतनी ही क्लासेस बनाना चाहते हैं जितनी एड ऑन हो, जितनी टाइप ऑफ कॉफ़ी हो, मतलब 4 टाइप ऑफ कॉफ़ी हो, और आपका 10 एड ऑन्स हो, तो 14 क्लासेस बनेंगी। इतनी आप बनाना चाहते हैं, तो ये जो आपका डेकोरेटेड डिज़ाइन पैटर्न है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, तो आपको 14 क्लासेस ही बनानी पड़ेंगी, प्लस 2 मोर और क्लासेस बनानी पड़ेंगी। जो आपका डेकोरेटर, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट डेकोरेटर और एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट, ये खाली 2 क्लासेस आपको अलग से बनानी पड़ेंगी, जिसके थ्रू आप, जो ये मैं आपको प्रॉब्लम से स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वो सारी चीज़ें अचीव हो जाएंगी। तो कल को कितने भी एड ऑन ऐड हो जाए, कितने भी आपके टाइप ऐड होना जाए, तो आपको उतने नंबर ऑफ क्लासेस कॉस्ट जनरेट करने के लिए नहीं बनानी पड़ेंगी, जिनका मल्टीप्लिकेशन इतना ज़्यादा आ रहा था। जितने आपके एड ऑन ऐड हुए, उतने ही आपको क्लासेस बनानी है, जितने टाइप में उतने ही टाइप आप बनाएंगे, और तब भी आपका कॉस्ट उतने ही तरीके से मल्टीप्लिकेशन होके जो एक्चुअल उसकी कॉस्ट है वो जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल यहाँ पे देख ही लेते हैं, जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ जैसे, ताकि आप डिज़ाइन पैटर्न के सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया कि एक मैंने यहाँ पे मैंने 16 क्लासेस आपको बनानी है। तो सबसे पहला आपका बेवरेज वाला जो क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट बेवरेज, वो यहाँ पे बनेगा, जिसको मैंने बनाया, जिसमें अब मैंने ले लिया है कि ऑलरेडी भाई मेरे को डिस्क्रिप्शन उसका देना पड़ेगा, और उसकी कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो सारे के सारे आपके जो कॉफी टाइप या फिर हेड ऑन के साथ में कॉस्टिंग जनरेशन होगा वो आएगा, ठीक है। तो मेरे पास दो मैंने यहाँ पे टाइप लिए हैं अभी, मैंने 4 टाइप नहीं लेके 2 टाइप लिए हैं, हाउस ब्लेंड और डार्क रोस्ट। इन दोनों को भी मैंने एक्सटेंड कर दिया है बेवरेज से, ताकि इन दोनों टाइप के अंदर जो भी कॉस्टिंग है मैंने दे रखी है कि हाउस ब्लेंड के अंदर भाई 250 रुपीज़ हो जाएगा, डार्क रोस्ट की जो कॉफ़ी टाइप वो 300 हो जाएगा। एड ऑन कोई भी होगा तो उसके साथ में उसका मल्टीप्लीकेशन होने लग जाएगा। तो मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एड ऑन के लिए बना ली, ठीक है, जो कि बेवरेज पे ऑलरेडी एक्सटेंड कर रही है, और उसमें आपका सिर्फ डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड किया, और एड ऑन को जो मेथड है कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं बेवरेज की जो कॉस्टिंग है मैं उसको ले लूँगा, ठीक है। तो आप अगर आप मिल्क को ऐड ऑन करते हैं, तो आप उस डिस्क्रिप्शन को ओवरराइट करेंगे, जिसमें मिल का आप डिस्क्रिप्शन दिखा सकते हैं, और प्लस जो कॉस्टिंग है, कितने रुपीस आपको ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपको करना है, वो बेवरेज की कॉस्ट के ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, यहाँ पे सेम वे शुगर के ऊपर कर सकते हैं। तो इतने सिंपल वे में आपका देखें, ये पूरा का पूरा जो सोल्यूशन था कॉफ़ी बिलिंग का, वो डेकोरेटेड डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करके बन जाता है। अब इसी तरीके से अगर हम लास्ट एक डिज़ाइन पैटर्न एक और देख लेते हैं, जो कि है आपका कमांड डिज़ाइन पैटर्न, जो आपका बिहेवियरल बेसिस में है। देखिए, जैसे आप रेस्टोरेंट का एग्जांपल अगर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कमांड डिज़ाइन पैटर्न है उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है लूज कपलिंग के लिए। जैसे बहुत ज़्यादा ये फेमस है कि लूज कपलिंग और हाई कोहेशन के तरीके से ही आपका सोल्यूशन डेवलप होना चाहिए, ठीक है। तो लूज कपलिंग हाई कोहेशन का मतलब ये होता है कि जैसे जितनी भी आप क्लासेस बनाइए, जिसका एक्चुअल में जो पर्पस है वो वही पर्पस करे, किसी और क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ताकि आपको जब भी उससे रिलेटेड कोई एजुकेशन कराना हो, तो आप उस क्लास के इंस्टेंस के मेथड को ही कॉल करिए, अपने में इम्प्लीमेंटेशन मत करिए, वरना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आने वाले घर में। तो इसको कहते हैं लूज कपलिंग। हाई कोहेसिव का मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर क्लास में जो एक्चुअल में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो वहीं पे आप इम्प्लीमेंटेशन करिए, कहीं और बाहर जाके इम्प्लीमेंटेशन न करिए, ठीक है। तो ये जो कमांड डिजाइन पैटर्न है, ये आपको लूज कपलिंग देता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि दो क्लासेस के बीच में कम्युनिकेशन होना है, तो वो उनके स्पेसिफिक मेथड रखेगा, ये अपने स्पेसिफिक मेथड रखेगा, लेकिन इन दोनों का कम्युनिकेशन करने के लिए बीच में कोई एक ऐसी क्लास बनाई जाएगी जो इन दोनों को हेल्प करेगी कम्युनिकेशन करने में और उस मेथड का एग्जीक्यूशन करने में, जो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल करते हैं कि मेरे को ये डिश बना के लेके आने, तो आप वेटर को कॉल करते हैं। वेटर उस डिश की इंफॉर्मेशन जो है वो शेफ को प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे शेफ उस कुकिंग को करता है, और वापस वो जो आपका एक्चुअल में लंच या डिनर जो भी बन के आने वाला होता है, वो वेटर के थ्रू आपके पास ऑर्डर के बेसिस पे एग्जीक्यूशन होकर इम्प्लीमेंटेशन होकर मिल जाती है। तो यहाँ पे जो वेटर है वो इन्वोकर का काम कर रहा है, ठीक है। जो आपने ऑर्डर दिया है, जो आपने कमांड दिया है, वो वेटर के थ्रू इन्वोक हो रहा है, लेकिन इसका काम करना कौन करेगा? ये शेफ करेगा उसका काम।
तो शेफ़ उसकी कुकिंग करता है, ठीक है? तो ये एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कमांड डिज़ाइन पैटर्न में मैंने ऑलरेडी एक इंटरफ़ेस बना लिया है जिसमें एग्जीक्यूशन के बेसिस पे सारी चीज़ें करना चाहते हैं और जो शेफ़ है वो क्या करता है या तो पास्ता बनाना जानता है या तो बेक केक करना जानता है। इन दोनों का ऑर्डर उसको वेटर के थ्रू आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम जो कमांड इंटरफ़ेस को बनाए हैं उसका एक इम्प्लीमेंटेशन बना लेते हैं जिसमें सिर्फ़ एग्जीक्यूशन के बेसिस पे लिख देते हैं कि भाई अगर पास्ता का ऑर्डर होता है तो शेफ़ कुक के साथ में पास्ता का मेथड कॉल हो जाएगा और अगर केक का ऑर्डर होता है या फिर नहीं भी कोई ऑर्डर करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो केक ही बेक करके देगा, ठीक है? तो ये मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रखा है और वेटर के थ्रू इसकी कॉलिंग होनी है, तो वेटर क्या करेगा जो भी आपने ऑर्डर देगा, उसका एग्जीक्यूशन को कॉल करेगा, ठीक है? तो ऑर्डर कौन देगा? क्लाइंट आपको ऑर्डर देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने ऑर्डर एक बनाया जिसमें मैंने शेफ़ को बोला है कि भाई इस शेफ़ को ऑब्जेक्ट पास कर दिया है वो पास्ता के लिए। वेटर इसको लेगा, इस ऑर्डर को लेगा और एग्जीक्यूशन का जो कॉलिंग करेगा, वो इंटरनली आपके शेफ़ को कॉल कर देगा और यहाँ से आपका जो पास्ता एग्जीक्यूशन होना है या साफ जो पास्ता बनना है वो पास्ता बन के रिटर्न होके यहाँ पे क्लाइंट के पास में आ जाएगा। तो ये बेसिकली डिज़ाइन पैटर्न का एक तरीके से यूसेज हुआ जो आपका कोड और बेटर वे में लिख के आपका सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है और ऐसे कॉमन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए जो पूरे ऑरेबल वर्ल्ड में हर प्रोडक्ट या हर प्रोजेक्ट में ऑलरेडी आते ही आते हैं। तो इनकी इन्फॉर्मेशन आपको ये स्पेशली जानने की ज़रूरत है कि किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए कौन सा डिज़ाइन पैटर्न बना है और उस बेसिस पे आप उसको फॉलो करके अपना कोड भी बहुत बेटर वे में लिख सकते हैं। इवन कल को आप जब आर्किटेक्ट लेवल पे आते हैं तो अपना सोल्यूशन बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं जिसको फॉलो करके आपके डेवलपर्स एक बेटर सोल्यूशन बना सकते हैं और कोई भी सोल्यूशन देखिए इस तरीके से नहीं बनता है कि 1 या 2 साल के लिए या मैंने खाली अपनी कोड की कंप्लीशन करने के लिए आज उसकी डिमांड है, तो वो इस तरीके से बनता है कि आने वाले 5-10 साल 15 साल बाद भी अगर कोई डेवलपर आता है तो उसको समझने में आसानी हो और उसका एनहांसमेंट करने में आसानी हो, ठीक है? तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं डिज़ाइन पैटर्न पे ढेर सारी सीरीज़ बनाऊँ ये सारे मेथड को और अच्छे से जितने भी डिज़ाइन पैटर्न उनको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ तो आप कमेंट करके बताइएगा, लाइक करके बताइएगा, मुझे कॉल करिएगा। I would love to answer you. Thank you so much.